हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे रिलेटेड। तो इस लेक्चर में भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यानी कि वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। तो देखिए इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, हम चल देखते हैं। तो यस, फर्स्ट स्लाइड। इसमें आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि शो दैट ये दो वेक्टर है आपके पास, एक ये और ये एक आर पैरेलल। तो आपके पास दो वेक्टर को पैरेलल दिखाना है। तो देखिए पैरेलल के कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो पैरेलल की कंडीशन में आपको आता है ए बार इज इक्वल्स टू टी बी बार, यानी कि अगर ए बार हमारा स्केलर मल्टीपल है बी बार का और इसमें स्केलर कुछ तो भी टी है, टी यानी कि क्या, एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यूज अगर आती है मल्टीपल में तो समझ जाइए कि वो स्केलर मल्टीपल है। और अगर स्केलर मल्टीपल होते हैं दो वेक्टर्स, इसका मतलब है कि वो पैरेलल है। ये हमारी पैरेलल की फर्स्ट कंडीशन है। इससे और भी बहुत सारी कंडीशन है लेकिन अभी हमको यही कंडीशन यूज़ करनी है। देखिए ये फर्स्ट हमने ए बार ले लिया और ये इसको हमने बी बार कंसिडर किया। लेकिन अगर बी बार को आप ऑब्जर्व करते तो आपको पता चल रहा है कि बी बार में से -2 को कॉमन निकाला जा सकता है। तो हमने यहाँ से -2 को कॉमन निकाला है और कुछ इस तरह से टर्म आई है। अब जो ब्रैकेट में आपको टर्म दिखाई दे रही है वो हमारे ए से मैच हो रही है, तो हमने उस टर्म की जगह पे यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दिया। तो इससे हमको क्या मिला, बी बार इज इक्वल्स टू -2 ए बार। तो बी बार इज इक्वल्स टू -2 ए बार। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे -2 जो है वो टी का काम कर रहा है और हम बोल सकते हैं कि बी बार जो है वो ए बार के साथ स्केलर मल्टीपल बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि वो दोनों वेक्टर पैरेलल है। बस ये क्वेश्चन आपको करना है। सिर्फ ये दो मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हाँ, तो ये हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास ए बार और बी बार केवल गिवन है और इसमें से आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड सॉरी ए बार प्लस बी बार, ए बार माइनस बी बार, 3 बी बार, 2 ए बार प्लस 5 बी बार। तो ये सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, देखते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ आई यानी कि एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे यानी कि वाई स्क्वायर होगा और कोएफिशिएंट ऑफ के यानी कि जेड। इस तरह से आपको स्क्वायर में ले लेना है, वो मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, ए बार का निकालना है। तो ए बार का कोएफिशिएंट देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास, 4 और -3, और जे का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है और 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो 16 + 9 यानी कि 25 और 25 यानी कि 5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल पे, यानी कि ए बार प्लस बी बार। अब ए बार प्लस बी बार कैसे करेंगे, ए बार प्लस बी बार करने के लिए सिर्फ आपको ए बार को और बी बार को इसे एडिशन की फॉर्मेट में लिख देना है और आई वाली टर्म आई के साथ ही ऐड होनी चाहिए, जे वाली टर्म जे के साथ और के वाली टर्म के साथ ही ऐड होना चाहिए। तो जब हम ऐड करते हैं देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -2 है, 4 - 2 यानी कि 2। जे वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ पे जे, और के टर्म यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 5 + 3 8। तो बस ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए बार माइनस बी बार। तो ए बार माइनस बी बार को निकालने के भी वैसे ही करना है, आपको ए बार लिखना है, माइनस बीच में होगा और बी बार होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए आई वाली टर्म 4 है, यहाँ पे -2 है, 4 माइनस ऑफ -2 यानी कि 4 + 2 बन जाएगा, 4 + 2 यानी कि 6। तो यहाँ पे आ गया 6 आई। उसी तरह से जे, यहाँ पे तो जे है नहीं लेकिन यहाँ पे जे है, -j हो जाएगा। और उसके बाद के वाली टर्म यहाँ पे 3k है, -5k, मतलब 3 - 5 यानी कि -2k हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है 3b बार। 3b बार यानी क्या, सिंपली आपको बी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, तो पूरे के पूरे जितने भी आपके पास आई जे की वाले टर्म है उन तीनों को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15। तो इस तरह से आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ओके, उसके बाद है हमारे पास 2a बार प्लस 5b बार। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बार को 2 से मल्टीप्लाई करो, बी बार को 5 से मल्टीप्लाई करो। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसको आई वाली टर्म आई के साथ ऐड करना है, जे वाली टर्म जे के साथ ऐड करना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो इसका आपका फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। ओके, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये भी पूछा जा सकता है, इसमें से कोई भी 2-3 आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, मतलब कुछ ये 2 पूछ सकते हैं या 2 ये पूछ सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है अगर आ गया तो पेपर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यस, तो अभी इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4 टू एक्स वाई प्लेन, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन एंड द पॉइंट -2, 7, 3।
तो सबसे पहले हम चलते हैं इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए एक्स वाई प्लेन। अब जब एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करते हैं, देखिए आपके पास 3 प्लेन होते हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। हमको एक्स वाई प्लेन पे ही कुछ तो भी पॉइंट, एक्स वाई प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो ये पॉइंट कुछ तो भी ये तीनों के तीनों प्लेन पे लाई करेगा। सपोज ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो अगर ये यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है तो एक्स वाई से इसका डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस जो है वो जेड एक्सिस पर ही लाई करेगा। मतलब जेड एक्सिस का जितना डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट्स यानी कि 4 आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इस तरह को सॉल्व करना है। उसके बाद है एक्स एक्सिस से। अभी एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाला है, चलो देखते हैं। तो ये हमारा वही प्लेन हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई और ये जेड पॉइंट कहीं तो भी यहाँ पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस निकालना है। देखिए एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट जाने के लिए आपके पास वाई और जेड दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स है। वाई और जेड ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएंगे। तो अगर ऐसा है तो अगर सॉरी एक्स एक्सिस यहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट को जाने के लिए आपके पास जेड डिस्टेंस भी आएगा और वाई डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जेड और वाई डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे? यस तो इसको निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस से कर रहे हैं तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले रहे हैं, जेड स्क्वायर ले रहे हैं। अगर हम वाई एक्सिस से लेते तो एक अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता, और अगर जेड एक्सिस से होता तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता। तो यहाँ पे भी हमने वही किया। चलिए, तो वाई की वैल्यू 3 है और जेड की वैल्यू 4 है। 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि 25, और 25 का आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई जेड दैट इज 2 3 4 फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ओरिजिन से जब निकालना होता है तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ ओरिजिन से जब भी निकालना होता है तब आपको सभी के सभी इस तरह से लिखना है, जो कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में भी देखा था कि इस तरह से हमको बनाना है। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें देखा था, मैंने बताया था आपको कि हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ओरिजिन से, यही होता है। ये मैग्नीट्यूड के लिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है लेंथ, तो ये इसी के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो हमने वही यहाँ पे यूज़ करना है जब भी ओरिजिन से बात की जाए। तो अगर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 29। तो बस इसी तरह से ये फॉर्मूला का यूज़ करके आपको सॉल्व कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन यानी कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 4 2 -2 3। हाँ, तो अभी अगर आपको किसी दूसरे पॉइंट से अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मतलब अगर दो पॉइंट दो पॉइंट से निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है हमेशा। वो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वेयर। बस ये फॉर्मूला का यूज़ करके आपको ये सॉल्व कर लेना है बच्चों। और इसको सॉल्व करेंगे तो x2 y2 क्या होगा, देखिए ये 2 3 4 है और ये -2 3, x1 y1 z1 x2 y2 z2। बस ये पॉइंट इस फॉर्मूले में पुट कर दो और सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 33, जैसे कि यहाँ पे हमारा आ चुका है। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। यस, तो एग्जाम्पल नंबर 4 यानी कि यस ये को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके लिख लीजिए क्योंकि ये वेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, देखिए क्या करना है इसमें, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, पैरेलल और हाफ भी है थर्ड साइड्स। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगी इसकी, देख लीजिएगा। तो ये हमारी डायग्राम है, इस डायग्राम में देख लीजिए हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है और जो एन एम साइड है वो हमारे मिड पॉइंट से बनी हुई एक लाइन है, दो ये ए सी वाली मिड पॉइंट से और ए बी वाली मिड पॉइंट से, और ये एन एम जो है वो पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमने सबसे पहले ले लिया कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, एम एन ए मिड पॉइंट ले लिए, उसके बाद ए बी और ए सी की ये मिड पॉइंट है, हमने यहाँ पे शो कर दिया है। उसके बाद अगर ऐसा करते हैं तो हमको पता चल रहा है कि जो ए एम बार है, ए एम बार, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, ए मिड पॉइंट होने के कारण ए एम और एम बी ये दोनों की वैल्यू हाफ ऑफ ए बी होगी होगी तो हमने यहाँ पे एक लिख दिया है ए एम बार इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी बार, और साथ ही साथ ए एन बार इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी बार होगा। होगा कि नहीं होगा, यस होगा। तो इस तरीके से हमने अगर लिख दिया है तो उसके बाद ट्रायंगल लॉ का यूज़ करते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में हमको ट्रायंगल लॉ यूज़ करना है,
जो कि होता है ए एम प्लस एम एन इज इक्वल्स टू ए एन, राइट। तो ये हमने ट्रायंगल लॉ का यूज़ कर लिया और ट्रायंगल लॉ के अनुसार हमने ये रिजल्ट ला लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उस ए एम को इधर भेज दिया, तो हमारे पास ये एम एन सेपरेट हो गया है। तो देख लीजिए, ए एन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी हाफ ऑफ ए सी बार, और ए एम की भी निकाली थी हाफ ऑफ ए बी बार। ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे। पुट करने के बाद आपको एम एन बार की वैल्यू मिल जाएगी कुछ इस तरह से, यानी कि एम एन इज इक्वल्स टू एम एन बार इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी बार माइनस ए सी बार, राइट। तो उसके बाद जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा ए बी बार माइनस ए सी बार का मतलब क्या होता है, देख लीजिए आपके डायग्राम में देखते हैं। ए बी बार और ए सी बार का क्या मतलब होता है, देखिए ए बी बार प्लस ए बी बार माइनस ए सी बार करेंगे तो आ जाएगा बी सी बार। तो हमने उसी टर्म्स को, यानी कि कौन सी टर्म को, ए बी बार माइनस ए सी बार को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है बी सी बार से, ठीक है। ये तो ये बन गया है हाफ ऑफ बी सी बार इज इक्वल्स टू एम एन बार। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए आपके पास, जैसे कि हमने पता था कि ए बार इज इक्वल्स टू टी बी बार अगर होता है तो ए बार और बी बार क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे बी सी हाफ ऑफ बी सी बार इज इक्वल्स टू एम एन बार आ रहा है। इसका ये मतलब है कि बी सी बार और एम एन बार, बी सी बार और एम एन बार वो दोनों आपस में स्केलर मल्टीपल है। तो अगर स्केलर मल्टीपल है इसका मतलब क्या होता है कि एम एन बार पैरेलल होना चाहिए बी सी बार का। और यहाँ पे वो भी चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे हाफ ऑफ बी सी बार देकर है। हाफ ऑफ बी सी बार का मतलब क्या, कि वो बी सी बार से आधा है कौन, एम एन बार। तो बस ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बस इतने ही स्टेप में आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से सॉल्व कर लेना है बच्चों, और ये छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इसको प्रिपेयर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। ओह सॉरी, 5 पे, या तो इस एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको है एक्सप्रेस एक वेक्टर दिया हुआ है जो माइनस आई माइनस 3j प्लस 4 के दिया है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर। ये 3 वेक्टर के बारे में दिया है, तो आपको इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिखना है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, देख लीजिए। लीनियर कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला है जिसमें कि हम स्केलर मल्टीपल दिखाते हैं तीनों के तीनों। तो आर बार इज इक्वल्स टू हो जाता है एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। इसका ये मतलब होता है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर आर बार के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में है, यानी कि कोप्लेनर है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको एक वेक्टर के फॉर्मेट में, एक आगे पोजीशन वेक्टर को लिख देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। हमने इस वेक्टर को ए बार ले लिया, वेक्टर को बी बार ले लिया और इस वेक्टर को सी बार ले लिया, और जिस वेक्टर के साथ हमको एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन उसको हमने आर बार कंसिडर कर लिया। ओके, उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है, यानी कि क्या, आर बार इज इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार, उस तरीके से हमने वहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ किया। अब इस फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा है कि सारे का यहाँ पे आर बार है, ए बार है, बी बार है, सी बार है। तो हमने ये तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है उसी फॉर्मूले में। पुट करने के बाद हमको यहाँ पे करना है इक्वेट। इक्वेट यानी कि क्या, आई वाली टर्म आई के साथ, जैसे कि हमने ये बाहर एक्स था, एक्स से इस ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई कर दो पहले, वाई से इसको और जेड से इसको, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सभी के सभी टर्म्स के साथ इक्वेट कर लेना है, जिससे कि हमारे पास कुछ इस तरह तरीके के इक्वेशन मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास आई का कोएफिशिएंट -1 है। अगर इसको सॉल्व करते तो देखिए यहाँ पे एक्स आई का कोएफिशिएंट यानी कि 2x फर्स्ट आएगा, और 2y दूसरे टर्म में से 2y आया था, तीसरे टर्म में से 3z आया था। तो यहाँ से आपके पास 3 टर्म्स आएंगे, ठीक है। देख लीजिए 3 टर्म्स आपके सामने आ जाते हैं। तो ये 3 टर्म्स आने के बाद आपको, और दूसरे जे के लिए भी आपके 3 टर्म्स है, यहाँ पे आई जे है, यहाँ पे माइनस जे है, और यहाँ पे जे है, यानी कि फर्स्ट एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, सॉरी प्लस जेड, ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो ये सारी की सारी टर्म आपको लिख देनी है एक्स आई जे के फॉर्मेट में। अभी इस साइड में भी आई जे के है, इस साइड में भी आई जे के है, तो इन दोनों को बाद में आपको कर लेना है कंपेरिजन। और कंपेरिजन यानी कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर के अनुसार आपके पास 3 अलग अलग इक्वेशन आएंगे, 3 अलग अलग वेरिएबल के साथ, यानी कि एक्स वाई जेड के साथ। तो ये 3 इक्वेशन अगर होते हैं तो 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका कौन सा होता है, ऑब्वियसली क्रैमर्स रूल है, या फिर हम जो हमारे पास मैट्राइसिस मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, रिडक्शन मेथड है, इन्वर्शन मेथड है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रैमर्स रूल काफ़ी इजी होता है, तो क्रैमर्स रूल से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो डी कैसे निकालेंगे, देखिए डी निकालने के लिए हमारे पास
हमें जो भी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं तीनों के तीनों इक्वेशन के वो यहाँ पे पुट कर देना होता है। पहले है 2 2 3, दूसरे इक्वेशन के है 1 - 1 1, तीसरे है -4 3 - 2। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर यहाँ पे आ रहा है -9। तो डी की वैल्यू -9 है, इसका मतलब वो जीरो से इक्वल नहीं है और वो जीरो से इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूले से जीरो अगर होता है तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होता है वो ज़ीरो हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमको निकालना है डी एक्स। तो यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू निकाली नहीं है। चलो हम यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। तो डी एक्स की वैल्यू आपको निकालने के लिए यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट को छोड़ देना होता है और एक्स की जगह पे आपको जो डी है -1, यहाँ पे आ रहा है -3 और एंड में वाले इक्वेशन में है हमारे पास 4, इसको लिख देना है। और जो आपको वाई वाला एक कॉलम होता है वो बिल्कुल वही रहेगा, मतलब एक्स वाले कॉलम को आपको रिप्लेस करना होता है। तो ये इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बच्चों? डी एक्स की वैल्यू। ओके, उसके बाद डी वाई की देख लीजिए। डी वाई के लिए भी हमने वही किया है। डी वाई के लिए क्या करना होता है देखिए, ये जो वाई कॉलम है आपका, वाई कॉलम जो है उसको रिप्लेस करना है हमको डी से। डी से मतलब कौन सी टर्म से? ये -1 -3 और 4 से। चलिए देखते हैं वैसे हुआ क्या। ये देखिए -1 -3 4 से रिप्लेस हुआ है और पहले दो कॉलम बिल्कुल जैसे के तैसे यानी कि सेम वैसे ही आपके पास है जैसे हमारा डी था। ठीक है, तो डी के तरह ही उसको रख देना है। तो बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आता है -18 यानी कि -18। उसी तरह से आपको डी जेड भी सॉल्व करना है। डी जेड में क्या होगा? डी जेड में जेड वाला कॉलम, सॉरी जेड वाला कॉलम को आपको रिप्लेस करना है डी से। ओके, डी यानी कि कौन सा? वो जी -1 माइनस जो है ना हमारे पास, -1 -3 4, इससे रिप्लेस करना है। देखिए सिर्फ जेड वाले कॉलम को। ओके या तो इसको भी बाद में सॉल्व कर लेना डिटर्मिनेंट मेथड से, जिसका आंसर आपके पास आ रहा है 27। ओके, तो देखिए यहाँ पे डी वाई 18 -18 आया है, डी जेड यहाँ पे 27 आया है और एक्स की वैल्यू -9 आती है। उसको जो डिटरमिनेंट मैंने, सॉरी -18 आता है जो डिटरमिनेंट मैंने सॉल्व करके दिया था, उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यस। तो इसके बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास 2, वाई की वैल्यू हमारे पास 2 और जेड की वैल्यू हमारे पास -3। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ध्यान में रख लेना। एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी और जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। और इन तीनों की वैल्यू निकलने के बाद हमको उसी चीज़ में पुट कर देना है, मतलब उसी फॉर्मूले में पुट कर देना है जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 आर वाई इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार में। ओके, तो बस हो गया, फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम्पल को तो पक्का कर लेना है, अच्छे से बिल्कुल कर लेना है इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे के एग्जाम्पल पे। ओके, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या करना है। शो दैट 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब देखिए हमने 2 पॉइंट कोलिनियर के बारे में तो पढ़ा था, जिससे में हमने क्या किया था, स्केलर मल्टीपल को सॉल्व करके हमने दिखा दिया था कि वो दोनों क्या है, पैरेलल है। अब 3 पॉइंट रहेंगे तो क्या करेंगे? तो देखिए 3 पॉइंट जब रहते हैं तब हमको क्या करना पड़ता है, कोई भी एक पॉइंट को कॉमन ले लेना पड़ता है और 2 पेयर बनाने पड़ते हैं, यानी कि ए बी का एक पेयर होगा, ए सी का एक पेयर होगा। तो देखिए कैसे करना है। उसके पहले सबसे पहले तो आप सबके पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे ए बार बी बार सी बार, और ए बार बी बार सी बार से इस तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे लाइक दिस। ओके, ये करने के बाद आपको निकालना है ए बी, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर 3 पॉइंट होते हैं तो हमको 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, जहाँ पे एक पॉइंट कॉमन होगा। तो यहाँ से हमने ए बी बार की वैल्यू निकाल ली है। ए बार यानी कि हमको सभी को पता है बी बार माइनस ए बार होता है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, और उसको ए बी बार की वैल्यू हमने इस तरह से निकाल लेनी है। ए सी बार यानी कि सी बार माइनस ए बार होता है। देखिए सी बार फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सी बार की वैल्यू आपको पता है और ए बार की वैल्यू भी पता है, पुट करेंगे तो ये हमारे पास टर्म आ जाएंगे। अब इस टर्म में से आपको दिखाई दे रहा है कि माइनस साइन तो कॉमन निकल रही है, और -1 अगर कॉमन निकलता है तो हमारे पास ब्रैकेट में बचता है ये वाले टर्म। और हमने ए बी बार को अगर देखते हैं तो हमको ए बी बार से और
इस टर्म के साथ कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो आई है टर्म हमारे पास वो तो ए बी बार ही है, तो ए सी बार को हम लिख सकते हैं -1 ए बी बार। तो ये हमारा आ गया। अभी इस चीज़ को हमने पहले एग्जांपल में भी देखा था। इसका ये मतलब होता है कि ए सी बार ए बी बार के साथ स्केलर मल्टीपल है। तो अगर ए सी बार और ए बी बार स्केलर मल्टीपल है एक दूसरे के, तो डेफिनेटली ये पैरेलल होनी चाहिए। तो ये इस तरह से ये पैरेलल वेक्टर हो जाते हैं, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब इसमें क्या हो गया, दो वेक्टर्स हमारे पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, ए सी और ए बी, लेकिन ए बी तो उसमें कॉमन पॉइंट है दोनों इसमें, यानी कि वो तीनों के तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। ए बी सी कुछ इस तरह से होने चाहिए, या यानी कि ये कोलिनियर तो है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसके भी अच्छे से करके रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शो दैट द वेक्टर, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन में बताना है हमको। यस, लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है ए बार को बी बार और सी बार के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव करना है। ओके, सो चलिए देखते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव करने के लिए ये ए बार है, ये बी बार है और ये सी बार है। तो हमने ये तीनों की तीनों यहाँ पे लिख देना है। और लीनियर कॉम्बिनेशन की एक कंडीशन होती है, ध्यान में रख लेना, वो कंडीशन है ये ए बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन सी बार, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है लीनियर कॉम्बिनेशन की। हमको यहाँ पे ए बार को बी बार और सी बार के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो देख लेते हैं। अभी हमने 3 वेक्टर के बारे में पढ़ा था, ये 2 वेक्टर के लिए है। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपको ए बार बी बार और सी बार की वैल्यू पुट कर देनी है। उसके बाद यहाँ से एम्स को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और एन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके आई जे के टर्म हमने सेपरेट सेपरेट अगर कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ यू टर्म आ जाती है आपकी तरफ। ये जैसे यहाँ पे हमारे पास एंड में आ गया है। ये टर्म आने के बाद आपको क्या करना है, इस टर्म्स को इक्वेट करना है, और इक्वेट करके हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगे लाइक दिस। और इस तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, क्योंकि यहाँ पे हर एक इक्वेशन में दो दो अननोन्स है। तो किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करो, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या आया है, -2, m इज इक्वस टू -2 और n इज इक्वस टू 3। बस यहाँ पे छोड़ नहीं देना है। देखिए ये m और n की वैल्यू हमारे दो इक्वेशन से आई है, तो क्या ये दो जो वैल्यू आई है वो तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है क्या, वो भी चेक करना है। अगर तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है तो हम बोल सकते हैं कि यही हमारी वैल्यू है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे m और n के जगह पे इक्वेशन 1 में, जी सॉरी इक्वेशन फॉर्मूले में। अगर इस फॉर्मूले में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास u टर्म आ जाएंगी, यानी कि a बार -2b बार प्लस 3c बार। और इसी का ये मतलब होता है कि a बार ये लीनियर कॉम्बिनेशन है b बार और c बार के साथ। और साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों कोप्लेनर भी है। देखो, कोप्लेनर सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो हम स्केलर टेबल प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें प्रूफ करता है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी है, ए बार बी बार सी बार, और दूसरी बात ए बार बी बार सी बार ये कोप्लेनर भी है। तो ये इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, ये 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं। तो 3 वर्टाइसेस में हमने इसको कंसिडर कर लिया कि ए वर्टाइसेस यानी कि 1 2 0, बी यानी कि 1 0 2 और सी यानी कि 0 3 1। तो उससे हमको देखिए हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि होता है हाफ ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार, यानी कि एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्राइंगल, हाफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जो भी एडजेसेंट साइड पे हमारे वेक्टर होंगे वही हमारा फॉर्मूला बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसके लिए हमको ए बी बार की और ए सी बार की ज़रूरत है। तो हमने ए बी बार कैसे निकालते हैं, पी बार माइनस ए बार से, और ए सी बार कैसे निकालते हैं, सी बार माइनस ए बार से। तो हमारे पास पॉइंट गिवन है, सब कुछ गिवन है, हमने ए बी बार और ए सी बार इसी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसलिए निकाल दिया। बाद में देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको डिटर्मिनेंट पे सॉल्व किया जाता है, जिसमें फर्स्ट रो आई जे के आता है, सेकंड रो में आपके पास ए बी बार के कोएफिशिएंट होंगे, और थर्ड रो में ए सी बार के कोएफिशिएंट होंगे। देख लीजिए, ए बी बार यानी कि -2 2 0, सॉरी आई का कोएफिशिएंट यानी कि 0 -2 2। उसके बाद ए सी बार क्या है, -1 आई का कोएफिशिएंट, 1 जे का कोएफिशिएंट और 1 के का कोएफिशिएंट, -1 1 1। बाद में इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा इस तरह से। लेकिन हमको क्या है, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी निकालना है। तो हमने ये है हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी निकाला, फॉर्मूले में पुट किया है। पुट करने के बाद हमको यहाँ पे आंसर मिला √6, राइट। तो ये √6 हमारा स्क्वायर यूनिट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
ओके, तो यस, चलिए बढ़ते आगे के एग्जांपल में। शो दैट ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार। यस, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमने ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर किया। लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे ए बार को ए बार से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट, बाद में ए बार को बी बार के साथ क्रॉस होगा, बाद में ए बार बी बार ए बार के साथ और बी बार के साथ। आई होप ये आपको पता है कि सीधा जो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं बस वैसे ही करना है, बस पोजीशन को इधर उधर मत करिए, जो है वही रहने दीजिए, ठीक है। तो अभी देख लीजिए हमारे पास जो रूल है हमारा, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार होता है। मतलब अगर हमने पोजीशन चेंज करते हैं हम वेक्टर की, तो उसकी साइन भी चेंज हो जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी बार क्रॉस माइनस बी बार क्रॉस ए बार, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये हम लिख सकते हैं तो हमने सारा का सारा यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे कोई गलत हो रहा है। यस, यहाँ पे ए बार क्रॉस ए बार जो है और बी बार क्रॉस बी बार हो, देख ध्यान में रखिएगा, दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू 0 आता है, यानी कि वो पैरेलल है। लेकिन ए बार और ए बार तो एक ही लाइन पे राइट, ए बार और ए बार एक ही लाइन पे, तो ए बार एक ही लाइन पे है, यानी कि वो क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, यानी कि पैरेलल हो गए। तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ए बार क्रॉस ए बार 0 आया है, बी बार क्रॉस बी बार हमारा 0 आया है, और बाकी जो दो टर्म्स है उसको ये ए बार क्रॉस बी बार लिख दिया है, और इसको हमने उल्टा कर दिया ताकि उसको ए बार क्रॉस बी बार में लिख सके। तो ये हमने इस तरह से लिख देना है, और लिखने के बाद हमको रिजल्ट मिल गया जो हमें चाहिए था, ठीक है, 2 ए बार क्रॉस बी बार। बस इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार भी गिवन है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार गिवन है, और हमको निकालना है ए बार डॉट बी बार की वैल्यू, डॉट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जो हमारे पास गिवन है उसी को लेना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार 25 गिवन है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने साइन थीटा एंगल लेना है। इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कितना है यहाँ पे 25, तो 25। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार की वैल्यू 5 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार की वैल्यू 13 गिवन है, पुट कर देना है, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि यहाँ पे कितनी आई है 5/13। अब जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कॉस थीटा की ज़रूरत है, तो हमको यहाँ से कॉस थीटा निकालना है। देखिए साइन का फॉर्मूला कॉस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुटअप करनी है, साइन स्क्वायर थीटा है 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169, और सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आ जाएंगी +/-12/13, राइट। यस, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, और ए बार की मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार की वैल्यू पुट कर देनी है, और आंसर निकालना है। जैसे कि आंसर यहाँ पे कितना आया +/-60, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 13 कैंसिल हो गए, और ये 12 5 जा 16, तो यहाँ पे 60 आंसर आ चुका है। ओके, तो ए बार डॉट बी बार ये 60 प्लस में होगा जब एंगल जो है वो 90 डिग्री तक की, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक का लाई कर रहा है तो, और अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक लाई कर रहा है तो आंसर वो माइनस में आएगा। तो ये हमारे पास दो कंडीशन आ जाएंगी ए बार और डॉट बी बार की, तो ये दोनों कंडीशन भी लिखनी। ओके, तो जैसे 10 एग्जाम्पल ले लेते हैं इस वीडियो में, और आगे के जो एग्जाम्पल्स है यानी कि 11 12 वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई देंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद के एग्जाम्पल्स मैं थर्ड वीडियो में दूंगा, तो आपको वो थर्ड वीडियो भी अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले 10 एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर किया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।